नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है वो जल्द ही आने वाली है, यह हम सभी को विदित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा का जो क्लास है ना, वो शुरू करने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले उसका पेपर दिखाना चाहता हूं कि वो किस तरीके से पेपर पूछता है लेखपाल भर्ती परीक्षा में। तो मैंने सबसे पहले आपसे बोला था मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, ग्राम समाज और विकास, ग्राम समाज एवं विकास को मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसका पेपर देखिए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि पेपर कैसे बनता है और पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है या पूछता है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा 2008 में जो पेपर पूछा गया था वो बताऊंगा। फिर 2 क्लास और रहेगी जिसमें आपका राजस्व और चकबंदी लेखपाल की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनका जो सॉल्व पेपर है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिए किस तरीके से प्रश्न पूछता है। अपना लेवल चेक कीजिए और यह देखिए ना कि किस हिसाब से जो लेखपाल में परीक्षा होता है, लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होती है उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ग्राम से कहाँ से बन सकते हैं। ओके, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप विधिवत क्या करना है, आपको नोट करना है, कॉपी में लिखते चलना है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। आज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए कि पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले आइए देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गई आपके कि भूमि की पैमाइश का क्या मतलब होता है, नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, राजस्व विभाग। ओके, तो राजस्व विभाग क्या करता है, यह लेखपाल और कानून गो के माध्यम से क्या करता है कि भूमि की पैमाइश का कार्य करता है। पैमाइश का अर्थ क्या होता है, नोट कीजिएगा, नाप। पैमाइश का क्या अभिप्राय होता है, नाप होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आपके आ गया है कि भूमि का उपयोग करने के एवज का अभिप्राय होता है बदले में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है, आयकर, विक्रय कर, लगान या उपकर। तो किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स है दोस्तों लगान। किसानों से लगान क्या किया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है। और जो लगान होता है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ओके, राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है। इसके बाद आपका है उपकर, है ना। ऑप्शन में उपकर जो दिख रहा है, उपकर ये कर पे लगने वाला कर है, कर पर लगने वाला कर, समझ रहे हो। कर पर लगने वाला कर क्या कहलाता है, उपकर कहलाता है। और इसको आरोपित कौन करता है, केंद्र सरकार। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करता है, आरोपित करता है। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन में विक्रय कर लिखा है, विक्रय कर राज्य सरकार आरोपित करता है। और फिर है आयकर, आयकर कौन आरोपित करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इसको आरोपित करता है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे लिखा है आपके कि जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी कितने प्रतियों में तैयार की जाती है। ऑप्शन है 8 प्रति, 4 प्रति, 2 प्रति और 6 प्रति। तो जमाबंदी होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जमाबंदी यानी देखिए, जमाबंदी का अभिप्राय होता है राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स यानी क्या होता है, अभिलेखों का अधिकार। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, अभिलेखों का अधिकार। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न लिखिएगा जरूर। अभिलेखों का अधिकार होता है किसका अभिप्राय, जमाबंदी का। जमाबंदी का अभिप्राय होता है राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स। और क्या होता है कि इसका जो अधिकार होता है किससे संबंधित होता है, किसको इंगित करता है, भूमि अभिलेख को। ओके, जो जमीन का अभिलेख होता है, रिकॉर्ड होता है, भूमि रिकॉर्ड को
ये इंगित करता है। आई बात समझ में? चलिए और देखिए क्या होता है जमाबंदी में। जमाबंदी में क्या होता है कि इन अभिलेखों का रख रखाव क्या होता है कि तहसील द्वारा किया जाता है। अब जो जमाबंदी होता है इसका रख रखाव, नोट कीजिएगा, रख रखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है, प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसकी दो प्रतियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो प्रतियां, जमाबंदी तैयार की जाती है दो प्रतियों में, यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, दो प्रतियों में की जाती है, जिसकी एक प्रति रहती है पटवारी के पास और दूसरी प्रति रहती है सरकार के पास। एक प्रति रहती है सरकार के पास, दो प्रतियों में क्या होता है, दो प्रतियां होती हैं किसकी, जमाबंदी में होती हैं कितनी प्रतियां, दो प्रतियां, एक सरकार के पास होती है और दूसरा होता है दोस्तों पटवारी के पास। ओके, पटवारी के पास, समझ गए? तो ये था जमाबंदी। चलिए चौथा प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। मुद्रांक शुल्क का अभिप्राय क्या है? मुद्रांक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्टाम्प। ओके, स्टाम्प ड्यूटी यानी मुद्रांक शुल्क या स्टाम्प चार्ज भी आप कह सकते हो। स्टाम्प चार्ज, चार ऑप्शन दिए हैं, भूमि के आकार के आधार पर, भूमि के कीमत के आधार पर, भूमि के किस्म के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मुद्रांक शुल्क जो है ना, देखिएगा यहाँ पे भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत अनुच्छेद के आधार पर आरोपित किया जाता है। समझ गए? उसके बाद क्या होता है इसमें कि स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत और अनुबंध कीमत जो होती है, इसमें में से दोनों में जो ज्यादा होता है उस पर लगाया जाता है मुद्रांक शुल्क। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? लेवल देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस जो प्रदर्शित करने की कला है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मानचित्र कला, बी में लिखा है सर्वेक्षण कला, सी में लिखा है मानचित्रांकन और डी में लिखा है क्या, धरातल प्रदर्शन कला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वेक्षण कला सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला कहते हैं। सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जो पृथ्वी पर किन्हीं भी बिंदुओं को क्या करते हैं कि नापने के समुचित, किसी भी बिंदु को क्या करते हैं, समुचित माप लेकर के उस बिंदु का उसे किसी पैमाने पे प्लॉटिंग करते हैं। ओके, प्लॉटिंग करने के बाद क्या होता है कि उसकी सापेक्ष जो नापा गया है उसकी सापेक्ष या ऊर्ध्व दूरियों का, जो ऊर्ध्व दूरी होती है, कागज पर सही क्या करते हैं, कागज पर सही सही ज्ञान कराया जाता है। किसका? जो सर्वेक्षण कला के माध्यम से जो भी चीजें की जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शन है जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा या थियोडोलाइट द्वारा। तो सही ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर ए, जरीब द्वारा। ओके, जरीब क्या है? उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों में पहले खेत का जो नाप लिया जाता था वो एक चैन के माध्यम से लिया जाता था, उसी चैन को जरीब कहते थे। क्या कहते थे? जरीब कहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, उसको जरीब कहा जाता था। एक जरीब में ओके 55 गज होता था एक जरीब में, जो 20 नॉट के बराबर होता है। ओके, 20 नॉट के बराबर होता है। समझ गए? अगला देखिए क्या है, एक जरीब वर्ग बराबर 1 बीघा होता है। ओके,
1 जरीब वर्ग बराबर 1 बीघा होता है, या 1 जरीब वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पूसा बोल्ड किस्म है। पूसा बोल्ड किस्म है, पूसा बोल्ड किसका किस्म है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा, पहले देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, धान की, सरसों की, गेहूं की, अरहर की। जो पूसा बोल्ड होता है ना, पूसा बोल्ड ये है सरसों की किस्म। ओके, सरसों की, ओके, ये सरसों की किस्म है। इसमें क्या होता है, इसमें पौधों की जो ऊंचाइयां होती हैं, जो पौधों की ऊंचाइयां होती हैं, इसमें पौधों की हाइट वो 140 से लेके 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना, यह योजना जो है वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है। ध्यान से समझिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति योजना आती है और यह 2005 में शुरुआत की गई थी। अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपने इतना समझ लिया तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन सी पे टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? नाबार्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। नाबार्ड एक क्या है? बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और यह क्या करता है? छोटे स्तर पर ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, जो भी छोटे स्तर के उद्योग होते हैं उनको ये कर्ज देता है। उनको क्या देता है? ऋण देता है। तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है आपका कि देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन है? आपके ऑप्शन में कृषि विद्यालय लिखा है तो कृषि विश्वविद्यालय समझिएगा उसको। कौन सा है कृषि विश्वविद्यालय? कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा उसमें? लुधियाना, पंतनगर, हिसार या जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पंतनगर। ओके, पंतनगर में क्या है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसकी नींव रखी गई थी। तब इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। तब इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ भाई जो पंत हैं उनके नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया।
गोविंद वल्लभ भाई पंत के नाम पे बाद में इसका नामकरण कर दिया गया, तो उसका नाम क्या हो गया, गोविंद वल्लभ भाई पंत कृषि विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और क्या बोलते हैं, कहाँ पे है ये, पंतनगर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, आलू, टमाटर, चावल या ज्वार। तो आप सभी को पता है प्रमुख खाद्यान्न क्या है भारत की, चावल। ये क्या है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न है। चावल के बारे में दो बातें आपको ध्यान में रखना है, वो दो बातें कौन सी है, चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो अग्रणी देश कौन सा है, चाइना। और भारत दूसरे नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चाइना। अगर भारत में पूछा जाए भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है, ये राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, आप सभी पढ़े होंगे इसको, तो किसमें बताइए पाया जाता है वो दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है आपका बी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। सोयाबीन के बाद किसमें पाई जाती है, अरहर में। सोयाबीन सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है, देश जब पूछा जाए देश में पहला स्थान है अमेरिका का। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो वो है मध्य प्रदेश, लगभग 45%। उसके बाद महाराष्ट्र 40%, उसके बाद है आपका राजस्थान। ठीक, तो ये है इंडिया में पहला, दूसरा, तीसरा, ये भारत का है। और सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, अमेरिका देश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, पंतनगर, कानपुर, लुधियाना या पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, पुडुचेरी क्या है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, के भी इसको कह सकते हैं। देश का पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो कहाँ है, पुडुचेरी में है। पुडुचेरी या केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कैपिटल भी सेम है, पुडुचेरी ही है। यहाँ की उपराज्यपाल कौन है, तो किरण बेदी यहाँ की क्या है, उपराज्यपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ज्वार, बाजरा, ढैंचा इत्यादि क्या हैं, ये सब खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, ऑप्शन है आपके दोमट, बलुई, काली या जलोढ़। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए, दोमट जो भूमि होती है, जो मिट्टियां होती हैं, ये धान के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। और काली मिट्टी जो हो गई, इसमें कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। ओके, कपास यानी कॉटन। तो आज के लिए बस इतना ही। 15 प्रश्न आपने देखा, आपने यह देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होती है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछने का जो लेवल है उसको आपने देखा। इसी तरीके से एक दो वीडियो और आएगी आप लोगों की, जिसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भी परीक्षाएं हुई रही हैं उनका जो भी सॉल्व पेपर है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से आपकी क्लास चलेगी। तो यहाँ से जो भी 15 प्रश्न का 15 आपने कम से कम 15 से लेके 20 शॉर्ट पॉइंट या छोटे पॉइंट आपने नोट किए हैं, उसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। यही सब एग्ज़ाम जो होते हैं, यही सब पॉइंट जो होते हैं वो आगे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।